मुश्किलें और बढ़ा दीजिए मेरी, मैं आगे बढ़ता रहूँगा। मुश्किलें और बढ़ा दीजिए मेरी, मैं आगे और बढ़ता रहूँगा। मुझे हारने का शौक़ नहीं, मैं जी जान से लड़ता रहूँगा। वेलकम टू जैर थिंकर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आपका प्रिपरेशन अच्छी तरीके से चल रहा है एंड आपका प्रिपरेशन ग्रो करने के लिए और भी बूस्ट करने के लिए मैं बूस्टर डोज लेकर आया हूँ वन शॉट रिवीजन का। वन शॉट रिवीजन में क्या होगा? वन शॉट रिवीजन में क्या होगा कि जो भी कंटेंट है, सभी कंटेंट के 1 से 2 शब्दों में मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा, ताकि उन सभी कंटेंट 1-2 शब्द में आप रिवाइज करोगे, आपका रिकॉल हो जाएगा पूरा कंटेंट। तो वन शॉट रिवीजन किस तरीके से ड्राफ्ट किया हूँ, मैं एक बार झलक दिखा देता हूँ। देखो, आज का जो लेक्चर है वन शॉट रिवीजन का, यूनिट 10 इनकम टैक्स, इसमें भी एक स्पेसिफिक टॉपिक अंडर हेड ऑफ सैलरी। तो सैलरी हेड से 2 से 3 क्वेश्चन हर एक एग्जाम पेपर में आपको दिखने को मिलता है। अगर पास्ट ईयर के एग्जाम को एनालाइज किए होंगे तो हर एग्जाम में देखना सैलरी से रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन अवश्य दिखेंगे। तो सैलरी हेड में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? तो अगर बात किया जाए किस टाइप के, तो या तो सैलरी हेड से सेक्शन पूछ लिया जाएगा, या फिर एग्जामिशन का लिमिट पूछेगा, या फिर फॉर्म दे दिया जाएगा कि ये सभी फॉर्म किस हेड से रिलेटेड है, एंड छोटा मोटा कैलकुलेशन कभी पूछ लिया जाएगा। तो यही टॉपिक से पूरा सैलरी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं प्रीवियस 12 ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालाइज किया, उसका निष्कर्ष निकाला, उसके बाद मैं इस पीपीटी को ड्राफ्ट किया हूँ। देखो कितना अच्छा से, और इसमें निमोनिक कोड को अटैच किया हूँ। यहाँ पर दिख रहा है हेड ऑफ सैलरी, निमोनिक कोड दिख रहा है, पेड़ पर लटक के गोपाल और रवि चमन प्राश खा रहा है। बस ये एक निमोनिक कोड आपका पूरा सैलरी चैप्टर रिवाइज, इससे ज़्यादा एक भी नहीं, ना आगे ना पीछे, ठीक है। तो ये निमोनिक कोड के जरिए मैं पूरा सैलरी को रिवाइज करवाऊँगा। देखना, एक बार मैं दिखा देता हूँ अपना बुक का ड्राफ्टिंग। अगर ये नोट चाहिए तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, वहाँ से क्लिक करके आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड यहाँ देखो किस हिसाब से मैं पूरा सैलरी को ड्राफ्ट किया हूँ, देख रहे हो प्रेजेंटेशन, और ये सीक्वेंस वाइज है। बस वो निमोनिक कोड याद रखो और पूरा सैलरी आपका ख़त्म। बस इतना ही है सैलरी में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। देखो फॉर्म वगैरह सभी अटैच कर दिया हूँ, क्योंकि फॉर्म से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना। इस वीडियो से आपका 2 से 3 क्वेश्चन प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि टैक्स में जो सैलरी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहीं से 1 घंटा का वीडियो आपको 2 से 3 क्वेश्चन करेक्ट करवा सकता है। और श्योरिटी लेता हूँ 100% सिक्योर। ये पूरा 1 घंटा का लेक्चर देखो और कोई भी पेपर उठा लो, सैलरी से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन होगा आप बना दोगे। मात्र 1 घंटा आप इन्वेस्ट करो और पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। देख रहे हो, एक क्वेश्चन भी हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया हूँ, प्लस इसका डिटेल एनालाइज किया हूँ। यहाँ देख रहे हो, एनालाइज डिटेल में एनालाइज किया हूँ, एक्सप्लेनेशन, ओके, डिटेल पूरा डिटेल में, ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। इससे डिटेल कहीं नहीं मिलेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में, ताकि अगर हिंदी में प्रॉब्लम हो इंग्लिश पढ़ो, इंग्लिश में प्रॉब्लम हो हिंदी पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। तो दोनों सुविधा मैं दिया हूँ इस पीडीएफ में। तो पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। तो ठीक है, अब स्टार्ट किया जाए, श्री गणेश किया जाए। यस सर, श्री गणेश किया जाए। भगवान के नाम ले लिए हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो निमोनिक कोड ध्यान में रखना है, पेड़ पर लटक के गोपाल और रवि चमन प्राश खा रहा है। बस ये निमोनिक कोड पूरा याद सेक्शन। इसमें क्या ध्यान रखना है, जो भी कैपिटल लेटर है और रेड कलर है बस उसको ध्यान में रखना है, बाकी ब्लैक कलर को गोली मारो। यहाँ LTC लटक मीन्स LTC, गोपाल का GPL ध्यान में रखना है, रवि का RV ध्यान में रखना है, प्रास का PRAS ध्यान में रखना है का H ध्यान में रखना है। LTC मीन्स लीव ट्रेवल कंसेशन, G मीन्स गोपाल का G मीन्स ग्रेचुटी, P मीन्स पेंशन, L मीन्स लीव इनकैशमेंट, एंड रवि का R मीन्स
retrenchment compensation, and V means voluntary retrenchment compensation, and PRAS का P means provident fund, R means recognized provident fund, A means approved superannuation fund, and S means special allowances, and H means अपना फेवरेट HRA हाउस रेंट अलाउंसेस, जिससे कि एक क्वेश्चन हमेशा आएगा ही आएगा, या तो HRA का हल्का सा कैलकुलेशन देगा या सेक्शन पूछेगा। देखो तो लीव ट्रेवल कंसेशन, LTC मीन्स लीव ट्रेवल कंसेशन अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 5 में है। सेक्शन ध्यान में रखना है, सीक्वेंस में चलेगा सेक्शन। लीव ट्रेवल कंसेशन अंडर सेक्शन 10(5). नाउ आगे बढ़ते हैं। गोपाल का GPL G फॉर ग्रेचुइटी, P फॉर पेंशन, L फॉर लीव इनकैशमेंट या लीव इन सैलरी। G फॉर ग्रेचुइटी अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10, P फॉर पेंशन अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10A, एंड लीव सैलरी अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10AA। रवि का R फॉर रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन, V मीन्स वॉलेंट्री रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन, वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन अंडर सेक्शन 10(10)V एंड वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन अंडर सेक्शन 10(10)C। देखो सेक्शन सब शुरू से चल रहा है ना। लीव ट्रेवल कंसेशन अंडर सेक्शन 10(5) था, GPL का ग्रेचुइटी अंडर सेक्शन 10(10), P फॉर पेंशन अंडर सेक्शन 10(10)A एंड L फॉर लीव सैलरी अंडर सेक्शन 10(10)AA। रवि का R मीन्स रिटेंचमेंट कंपनसेशन अंडर सेक्शन 10(10)V एंड V मीन्स वॉलेंट्री रिटेंचमेंट कंपनसेशन, वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन अंडर सेक्शन 10(10)C। सीक्वेंस में चल रहा है ना सेक्शन, देख रहे हो कितना मजबूती से बनाया हूँ निमोनिक कोड। पेड़ पर लटक के गोपाल और रवि चमन प्राश खा रहा है, चमन प्राश खा रहा है, चमन प्राश खा रहा है। चमन का कुछ नहीं करेंगे, प्राश का PRAS, P फॉर प्रोविडेंट फंड या पब्लिक प्रोविडेंट फंड, R फॉर रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, A फॉर अप्रूव सुपर एन्वेशन प्रोविडेंट फंड, एंड S फॉर स्पेशल अलाउंसेस। अगर P की बात किया जाए, प्रोविडेंट फंड अंडर सेक्शन 10(11) में डिस्क्राइब करता है, R फॉर रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड अंडर सेक्शन 10(12) एंड अप्रूव सुपर एन्वेशन फंड अंडर सेक्शन 10(13) एंड स्पेशल अलाउंस अंडर सेक्शन 10(14). देख रहे हो सेक्शन कैसे याद हो गया। बस क्या करना है, निमोनिक कोड ध्यान में रखना है आंख बंद करके बैठ जाना है और ध्यान में रखना है। पेड़ पर लटक के गोपाल और रवि चमन प्राश खा रहा है। यहाँ पर रेड कलर आपके दिमाग में ब्लिंक होना चाहिए। लटक LTC, गोपाल का GPL, रवि का RV एंड प्राश का PRAS, है का H। अब सेक्शन रिकॉल करो। LTC लीव ट्रेवल कंसेशन, आंख बंद करते हुए जिसे मैं कर रहा हूँ। LTC मीन्स लीव ट्रेवल कंसेशन अंडर सेक्शन 10(5). गोपाल का GPL, G मीन्स ग्रेचुइटी अंडर सेक्शन 10(10), P मीन्स पेंशन अंडर सेक्शन 10(10)A, L मीन्स लीव सैलरी अंडर सेक्शन 10(10)AA। ठीक है। एंड रवि का R मीन्स रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन अंडर सेक्शन 10(10)B एंड V मीन्स वॉलेंट्री रिटायरमेंट फंड अंडर सेक्शन 10(C). अब प्राश का PRAS, P फॉर प्रोविडेंट फंड अंडर सेक्शन 10(11) एंड R फॉर रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड अंडर सेक्शन 10(12), A फॉर अप्रूव सुपर एन्वेशन फंड अंडर सेक्शन 10(13) एंड S फॉर स्पेशल अलाउंसेस अंडर सेक्शन 10(14) एंड है का H बच गया, H फॉर हाउस रेंट अलाउंसेस अंडर सेक्शन 10(13)A। देख रहे हो कैसे आंख बंद करके मैं पूरा रिवाइज करवा दिया हूँ। इसी तरह आपको बैठ जाना है आंख बंद करके और सोचना है, रिकॉल करना है सेक्शन को। अगर ये चीज़ आपको ध्यान में आ गया सेक्शन और इसका मेन कंटेंट, तो 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेगा और 1 से 2 क्वेश्चन आपको लिमिट से मिलेगा। अब लिमिट देख लेते हैं। यहाँ सेक्शन याद हो गया, लिमिट में कुछ नहीं है भाई, लिमिट में कुछ भी नहीं है। तो लिमिट में क्या है, देखो लीव ट्रेवल कंसेशन में ध्यान में रखना है। लीव ट्रेवल कंसेशन में बस इतना ध्यान रखना है कि 4 ईयर का ब्लॉक में आपको 2 जर्नी अलाउ होगा।
4 ईयर का ब्लॉक में 2 जर्नी अलाउ होगा। यहाँ 2 आउट ऑफ 4 ट्रिप, यानी कि जो 4 ईयर का ट्रिप करेंगे उसमें 2 जर्नी अलाउ होगा। तो लीव ट्रेवल कंसेशन यही ध्यान में रखना है। यहाँ पर देखो, एग्जेम्पशन इज अवेलेबल फॉर 2 ट्रिप इन ब्लॉक ऑफ 4 कैलेंडर ईयर। 4 कैलेंडर ईयर के ब्लॉक में 2 ट्रिप का जर्नी आपको एग्जेम्पशन मिलेगा, यानी कि 2 ट्रिप का जितना भी खर्च होगा ना वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मॉनेटरी लिमिट की बात कर लेते हैं। अमाउंट नॉट एक्सीडिंग जर्नी परफॉर्म बाय, यानी कि अगर आप हवाई जहाज से उड़ के जा रहे हो आसमान में, भाई साहब पैसा आपके पास बहुत है, थोड़ा पैसा कमी है तो रेल की यात्रा कर रहे हो। अगर हमारे जैसे लोग हो तो बस पब्लिक बस ट्रांसपोर्ट की यात्रा करते हैं। तो जो एयर से हवाई जहाज से उड़ेगा तो उसका मॉनेटरी लिमिट होगा इकोनॉमी फेयर। इकोनॉमी फेयर जो रहेगा वो उतना एग्जेम्प्ट हो जाएगा। रेल की यात्रा करोगे तो फर्स्ट क्लास रेल, ठीक है, फर्स्ट क्लास रेल फेयर एग्जेम्प्ट हो जाएगा। एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लोगे, फर्स्ट क्लास फेयर या फिर डिलक्स क्लास फेयर, इन दोनों में से जो भी रहेगा उतना एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो आपको रिकॉल हो गया लीव ट्रेवल कंसेशन अंडर सेक्शन 10(5) एंड 4 ब्लॉक ट्रिप में आपको 2 ब्लॉक ट्रिप का अलाउ होगा। रेल से करोगे, हवाई जहाज से करोगे और बस से करोगे। हवाई जहाज से उड़ के करोगे इकोनॉमी फेयर, रेल से फर्स्ट क्लास रेल का फेयर एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट से तो फर्स्ट क्लास ट्रांसपोर्ट का फेयर या फिर डिलक्स क्लास फेयर, ये अलाउ हो जाएगा एग्जेम्पशन। नेक्स्ट गोपाल में चलते हैं। गोपाल, लड्डू गोपाल की ओर चलते हैं, हमारे भगवान श्री कृष्ण की ओर चल देते हैं। यहाँ पर गोपाल का जी फॉर ग्रेचुटी अंडर सेक्शन 10(10) मैक्सिमम 20 लाख अलाउ होगा। मैक्सिमम कितना? 20 लाख, मैक्सिमम 20 लाख, मैक्सिमम 20 लाख गोपाल ग्रेचुटी अंडर सेक्शन 10(10). पी फॉर पेंशन अंडर सेक्शन 10(10)(a). पेंशन में आपको अगर पोगा एम्प्लॉय है, पोगा मीन्स पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट अप्लीकेबल है, इस केस में 100% पेंशन का 1/3 एग्जेम्प्ट होगा। अगर पोगा एम्प्लॉय नहीं है तो 1/2 ऑफ 100% पेंशन का एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ग्रेचुटी में तो 20 लाख मैक्सिमम लिमिट है। पेंशन में अगर पोगा अप्लाई है तो 100% सैलरी का 1/3 एग्जेम्प्ट कर देंगे। एंड अगर पोगा अप्लाई नहीं है तो 1/2 यानी 50% सैलरी का एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं L4 लीव सैलरी इनकैशमेंट। लीव सैलरी या लीव इनकैशमेंट, देखो इसमें क्या होगा अंडर सेक्शन 10(10)(a) एक तो ध्यान रखना है, और इसका मैक्सिमम लिमिट 3 लाख है। 3 लाख, 3 लाख, 3 लाख, 3 लाख, ग्रेचुटी 20 लाख, लीव सैलरी 3 लाख एंड रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन हो या वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन हो, दोनों के केस में 5 लाख। बस 3 लिमिट याद रखो, 20 लाख, 20 लाख, 3 लाख, 5 लाख। 20 लाख ग्रेचुटी, 3 लाख लीव सैलरी एंड 5 लाख रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन या वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। 1 सेकेंड का सांस लो, आंख बंद करो और अनुलोम विलोम करो, रामदेव बाबा वाला। गहरी सांस लो फिर छोड़ो, गहरी सांस लो और फिर छोड़ो। अब याद करो कि कौन सा वो कोड था, निमोनिक कोड। आई थिंक आप भूल गए होंगे, इसलिए फिर से रिवाइज करो। निमोनिक कोड क्या था? पेड़ पर लटक के गोपाल और रवि चमन प्राश खा रहा है। लटक मीन्स लीव ट्रेवल कंसेशन अंडर सेक्शन 10(5). गोपाल मीन्स GPL, ग्रेचुटी 10(10) 20 लाख, पेंशन 10(10)(a) 1/3 1/2। L मीन्स लीव सैलरी अंडर सेक्शन 10(10)(a) 3 लाख। एंड रवि का R मीन्स रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन 10(10)(v) 5 लाख एंड V का वॉलंटरी रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन अंडर सेक्शन 10(10)(c) 5 लाख। बस आपको तो यहाँ से 2 क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में। आगे बढ़े भाई साहब। यस, अब चले प्रास की ओर।
प्रास में P4 अंडर सेक्शन 10(11) प्रोविडेंट फंड है, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट। इसका लिमिट आगे देखते हैं, ठीक है। पहले देख लेते हैं स्पेशल अलाउंसेस का लिमिट, इसके बाद देखेंगे प्रास का लिमिट, PRA का लिमिट, PRA का लिमिट। स्पेशल अलाउंसेस में क्या क्या है? स्पेशल अलाउंसेस में दो प्रकार के अलाउंसेस मिलता है। एक तो स्पेशल अलाउंस अंडर सेक्शन 10(14) वाला, दूसरा अंडर सेक्शन 10(14), दोनों तो 14 अंडर सेक्शन 10(14) क्लाउज 1 एंड अंडर सेक्शन 10 क्लाउज 2, 10(14) क्लाउज 2 अलाउंसेस एग्जेम्प्ट अप टू। यहाँ पर 10(14)(1) में कहता है स्पेशल अलाउंस मिलेगा 6 केस में, मात्र 6 केस में। बस हमें क्या, हमें तो रटा हुआ है, आपको भी इसी तरह रटना है। ट्रेवलिंग डे कन्वेंस हेल्पर एकेडमिक यूनिफॉर्म, ट्रेवलिंग डे कन्वेंस हेल्पर एकेडमिक यूनिफॉर्म, देखो कितना याद है मुझे, रटा हुआ है। ट्रेवलिंग डेली कन्वेंस हेल्पर एकेडमिक यूनिफॉर्म, 5 बार याद करो, 5 बार रटो इसको। ट्रेवलिंग डेली कन्वेंस हेल्पर एकेडमिक यूनिफॉर्म, ट्रेवलिंग डेली कन्वेंस हेल्पर एकेडमिक यूनिफॉर्म। स्पेशल अलाउंसेस अंडर सेक्शन 10(14)(1 ट्रेवलिंग डेली कन्वेंस हेल्पर एकेडमिक यूनिफॉर्म, ट्रेवलिंग डेली कन्वेंस हेल्पर एकेडमिक यूनिफॉर्म। ट्रेवलिंग अलाउंसेस, डेली अलाउंसेस, कन्वेंस अलाउंसेस, हेल्पर अलाउंसेस, एकेडमिक अलाउंसेस एंड यूनिफॉर्म अलाउंसेस, ये स्पेशल अलाउंसेस है। ये क्या है? स्पेशल अलाउंसेस, ध्यान में रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अलाउंसेस अप टू एक लिमिट तक एग्जेम्प्ट होगा, ठीक है, एक लिमिट तक एग्जेम्प्ट होगा, उस कैटेगरी को कहते हैं अलाउंसेस एग्जेम्प्ट अप टू अंडर सेक्शन 10(14)(2। 10(14)(2 में जो अलाउंसेस दिया हुआ है, एक लिमिट दिया हुआ है, उतना तक एग्जेम्प्ट होगा। जैसे कि ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, और ये ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस सिर्फ और सिर्फ बेचारे जो अपंग हैं शरीर से, जैसे कि जिनके पास आँख नहीं है, अंधे हैं, जिनके पास पैर नहीं है, बेचारे लंगड़े हैं, जो ब्लाइंड हो गए, डम हो गए, जो गूंगा है, बोल नहीं सकते हैं बेचारे, एंड हैंडीकैप हैं, जो जिनका लुल है, मतलब कि हाथ काम नहीं करता है, तो हैंडीकैप हो गए, ब्लाइंड हो गए, डम हो गए। इन सभी के केस में उनको एक अलाउंसेस दिया जाता है, उस अलाउंस का नाम है ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस। यानी कि जाते आते हैं ना, तो उस जाने आने पर उनको खर्च मिलेगा, यानी खर्च का एग्जम्पशन मिल जाएगा। खर्च का एग्जम्पशन कितना मिलेगा? इनको 3200 रुपया पर मंथ एग्जम्पशन मिलेगा, 3200 रुपया पर मंथ, ध्यान रखना है, 3200 रुपया पर मंथ। इसको 12 से गुना कर दोगे ना तो 1 साल का आ जाएगा, गुना करके देख लेना। तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस सिर्फ और सिर्फ इन 4 लोगों को मिलेगा, जो बेचारे अंधे हैं, जिनके पास पैर नहीं है, लंगड़े हैं, जिनके पास हाथ है काम नहीं कर रहा है, जो गूंगे हैं बेचारे। इनके अलावा किसी को ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस नहीं मिलेगा। अब आप स्वस्थ हैं, आप क्लेम नहीं कर सकते हैं ट्रैवलिंग अलाउंसेस के, क्लेम करेंगे तो बजा देगा आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय एक गलती नहीं करना है अगर आप फाइल करते हो तो। नेक्स्ट अलाउंसेस आता है चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंसेस। चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंसेस 100 रुपीज़ पर मंथ मिलेगा और मैक्सिमम 2 चिल्ड्रेन। भाई जब मैं पढ़ता था ना CIPC में, तो एक लड़की पूछती थी सर से क्वेश्चन, सर ये मैक्सिमम 2 चाइल्ड है, तो इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है, थोड़ा मैं इसको एलिब्रेट करता हूँ पहले। अगर फर्स्ट टाइम 2 चाइल्ड जन्म लिया, ठीक है, फर्स्ट टाइम 2 चाइल्ड एंड सेकेंड टाइम 1 चाइल्ड, तो कितना चाइल्ड अलाउ होगा? मात्र 2, ठीक है, 2 ही। अब इसका उल्टा करो, फर्स्ट टाइम 1 ही हुआ और सेकेंड टाइम 2 हो गया, अब कितना अलाउ होगा? अब होगा 3, ठीक है, अब तीनों हो जाएगा। अब यहाँ पर और वो पूछी थी कि सर बताइए कि सेकेंड टाइम मान लिया जाए 5 बच्चा पैदा हो गया, अब कितना अलाउ होगा? तो इस केस में सेकेंड टाइम 5 हो, 2 हो, 1 हो, या फिर बहुत दर्जन हो जाए, 12, सभी के सभी अलाउ हो जाएगा, ठीक है। अगर 5 भी हुआ है तो 5 1 6, यानी 6 वो चाइल्ड का मिल जाएगा आपको अलाउंसेस। तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस इस केस में कितना हो जाएगा? 600 रुपये पर मंथ मिलेगा, ठीक है। आई होप आपको कन्फ्यूजन पूरा क्लियर हो गया होगा।
इसके अलावा आपको और कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, क्योंकि चिल्ड्रन अलाउंसेस में यही मोस्ट कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा इसमें कोई भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं होता है। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट अलाउंसेस है होटल एक्सपेंडिचर अलाउंसेस। हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंसेस, यानी कि जो बच्चा है ना उसको हॉस्टल में रखे पढ़ने के लिए, तो 300 रुपया पर मंथ अलाउंसेस मिलेगा मैक्सिमम 2 चिल्ड्रेन। एंड चिल्ड्रेन का डिफिनेशन मैं आपको बता दिया। फर्स्ट टाइम 2 चिल्ड्रेन हुआ बस उतने मिलेगा, फर्स्ट टाइम 1 एंड सेकेंड टाइम जितना भी हो जाए 1 2 4 5 10 50 100 सभी को मिल जाएगा। ठीक है, तो चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंसेस 100 रुपया पर मंथ था, हॉस्टल एक्सपेंडिचर 300 रुपया पर मंथ एंड अंडरग्राउंड अलाउंसेस 800 रुपया पर मंथ मिलता है। आइसलैंड अलाउंसेस 3200 रुपया पर मंथ। तो ध्यान रखना है, एक ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस और आइसलैंड अलाउंसेस दोनों का लिमिट 3200 रुपया है। बस दो का लिमिट तो याद हो गया, इसमें अब क्या। ठीक है, बच गया हॉस्टल एक्सपेंडिचर और चिल्ड्रेन एजुकेशन। चिल्ड्रेन एजुकेशन 100 रुपया, हॉस्टल 300 रुपया एंड अंडरग्राउंड 800 रुपया। बस ख़त्म हो गया। और क्या अलाउंसेस में और रखा क्या है। अब लास्ट सेक्शन पे आ जाते हैं HRA का अंडर सेक्शन 1013A हाउस रेंट अलाउंसेस। इसमें से एक छोटा मोटा कैलकुलेशन भी पूछ लिया जाएगा HRA कैलकुलेट करने के लिए, जो कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन में डिस्कस करूँगा, उसमें सभी को डिस्कस करेंगे। तो HRA में क्या होता है, HRA में क्या होता है, HRA में क्या होता है। देखो HRA में कुछ नहीं होता। HRA का 3 लिमिट है। HRA निकालने के लिए इसका 3 लिमिट है। इन तीनों लिमिट में जो भी कम होगा उतना HRA का अलाउंसेस मिल जाएगा, उतना हाउस रेंट अलाउंसेस मिल जाएगा। फर्स्ट बोलता है कि एक्चुअल अमाउंट रिसीव, एक्चुअल HRA जितना मिल रहा है। मान लिया जाए 2000 पर मंथ रेंट दे रहा है एम्प्लॉयर, तो एक्चुअल HRA रिसीव कितना हो रहा है 2000 रुपया। और हम जिस बिल्डिंग में रह रहे हैं उस बिल्डिंग का रेंट दे रहे हैं 3000। भाई साहब 3000, तो 3000 रेंट पेड कर रहे हैं, एम्प्लॉयर से 2000 मिल रहा है। मान लिया जाए मेरा सैलरी 50,000 है। ठीक है, तो लेस करेंगे 10% ऑफ सैलरी। किस में, सेकेंड पॉइंट में रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। यहाँ 10% सैलरी 50,000 का 5,000 हो जाएगा। ठीक है, एंड थर्ड जो कंडीशन आता है 40% और 50% ऑफ सैलरी। 50% DMKC में मिलेगा। ये DMKC क्या हो गया, तो मैं बता दूं DMKC कुछ नहीं है, एक निमोनिक कोड है। निमोनिक कोड मेरा और निमोनिक कोड ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है कोई टॉपिक। तो JRF थिंकर का मेन मोटिव होता है निमोनिक कोड से आपको पूरा कंटेंट याद दिलवा दे और जो रिलेवेंट हो। ठीक है, DMKC मीन्स D मीन्स दिल्ली, M मीन्स मुंबई, C मीन्स कोलकाता, सॉरी K मीन्स कोलकाता, C मीन्स चेन्नई। ठीक है, DMKC दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, इन सभी केस में 50% ऑफ सैलरी लेंगे। तो हाउस रेंट अलाउंसेस का अंडर सेक्शन 1013 है। फर्स्ट इसका लिमिट जो है एक्चुअल रिसीव, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, 40 और 50% ऑफ सैलरी। 50% ऑफ सैलरी DMKC में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई के केस में, अदरवाइज 40% अदर स्टेट में लेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा है। सांस लोगे, ले लो सांस। सांस ले लिया, यस सांस ले लिया। अब थोड़ा आराम मिल रहा होगा। चलो, तो मैंने क्या बताया, पेड़ पर लटक के गोपाल और रवि चमन प्राश खा रहा है, पूरा वो ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट सेक्शन चलता है सेक्शन 15 चार्जिंग सेक्शन, यानी कि सैलरी हेड में कौन सा इनकम टैक्सेबल होगा। तो पहले कहता है कि इसमें तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन होना चाहिए, यानी कि प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन होगा तो उसका इनकम सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा। और जो सैलरी रिसिप्ट और ड्यू बेसिस पर होता है टैक्सेबल, यानी कि आपका मंथ पूरा हो गया, ड्यू हो गया, बट आपको पैसा नहीं मिला तो भी टैक्सेबल हो जाएगा। यहाँ पर ड्यू हो गया और रिसिप्ट नहीं हुआ फिर भी टैक्सेबल होगा। तो सैलरी हेड में क्या कहता है कि वह अमाउंट जो ड्यू और रिसिप्ट जो भी अर्लियर हो, जो भी पहले हो,
उस केस में टैक्सेबल हो जाएगा। मान लिया जाए कि आप अभी यानी कि 10 दिन काम किए, 10 दिन नौकरी किए, आपको 1 मंथ का पूरा सैलरी मिल गया, आपका ड्यू हुआ नहीं हुआ, रिसिप्ट हो गया ना, हो गया, तो इस केस में रिसिप्ट बेसिस पर टैक्सेबल हो गया। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा है। एंड नोट का फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, इनकम इज टैक्सेबल अंडर हेड ऑफ सैलरी इफ देयर इज मस्ट बी एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई रिलेशनशिप इफ मे बी फुल टाइम और पार्ट टाइम। क्या बोला कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का रिलेशन रहेगा, आइदर फुल टाइम हो या पार्ट टाइम हो, और जो सैलरी मिलेगा उस सैलरी का टैक्सेबिलिटी इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में होगा। पॉइंट सेकेंड, पार्टनर के सैलरी, यानी कोई पार्टनरशिप फॉर्म क्रिएट किया, उस फॉर्म में पार्टनर है और उस फॉर्म में सैलरी मिल रहा है, तो वो देखो सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं होगा, सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं होगा। पार्टनर के सैलरी पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। किस में ध्यान में रखना है, पार्टनर का सैलरी पीजीबीपी, पार्टनर पीजीबीपी, पार्टनर पी 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 पार्टनर पीजीबीपी। ठीक है, बस इस तरह से पी फॉर पार्टनर, पी फॉर पीजीबीपी, बस खत्म। एंड थर्ड पॉइंट मैं लिखा हूँ कि जो नेताजी लोग हैं, सफ़ेद मतलब कुर्ते वाले, गांधी टोपी सफ़ेद कुर्ता वाले लोग, इनको तो कोई भी सैलरी में कुछ टैक्सेबल नहीं होता है, अलग ग्रह के आदमी ये लोग हैं। तो नेताओं चाहे एमपी हो, एमएलए हो, एमएलसी हो, इन सभी का सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं होगा, तो होगा कहाँ, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा। पार्टनर का सैलरी पीजीबीपी में, नेताओं का सैलरी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। एंड 4 पॉइंट नोट का बोल रहा है, रिवीजन रिस्ट्रोस्पेक्टिवली एरियर ऑफ सैलरी और एडवांस सैलरी रिसिप्ट बेसिस पर टैक्सेबल करेंगे, बाद में अंडर सेक्शन 89 में रिलीफ ले लेंगे। क्या बोला, देखो क्या क्या होता है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि सैलरी को बढ़ा दिया जाता है, तो बढ़ा दिया तो वो तो टैक्सेबल होगा ही। अब कभी ऐसा होता है कि मान लिया जाए मैं काम कर रहा हूँ किसी फॉर्म में, किसी कंपनी में, रिलायंस कंपनी में, अब मेरे से पूरा मैनेजमेंट खुश हो गया, आहा कितना बढ़िया एम्प्लॉई है, चलो इसका सैलरी बढ़ा देते हैं। 2024 चल रहा है, 2024 में इसका 20% सैलरी बढ़ा देते हैं, और 2024 से ही नहीं, अरे इसको 2022 से बढ़ा दो, यानी कि 2022 से रिलेटेड जितना 2022, 23, 24 तक के एंड 24 से आगे तक के जो भी सैलरी मिलेगा उसमें 20% ऐड होके मिलेगा। तो 2022 वाला तो मिल गया, तो 22 से 24 तक मिल गया, तो 22 से 24 तक जो मिल गया उसमें 20% जो इंक्रीमेंट हुआ वो 20% फिर से एक्युमुलेट होके मिलेगा। तो क्या बोलता है ना, अगर रिस्ट्रोस्पेक्टिवली एरियर ऑफ सैलरी होगा, यानी प्रीवियस ईयर में बढ़ाया गया वो मिल रहा है, वो भी टैक्सेबल होगा अंडर हेड ऑफ सैलरी हेड में। ठीक है, तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें एन्युटी की। एन्युटी का मतलब होता है ईयरली ग्रांट, अगर ईयरली ग्रांट किसी को मिलता है वो टैक्सेबल होगा। एंड लास्ट पॉइंट आ गया 6, एडवांस गेन मीन्स, एडवांस अगेंस्ट मीन्स, यानी कि किसी को एडवांस दिया है, चलो पढ़ लेते हैं। एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर से कुछ टाइम पीरियड के लिए रुपया एडवांस लेता है। एम्प्लॉई अपने एम्प्लॉयर से, एम्प्लॉई ने एम्प्लॉयर से एडवांस में कुछ रुपया लिया और बाद में वह रुपया रिटर्न कर दिया, इसलिए इसे टैक्सेबल नहीं करेंगे क्योंकि सैलरी नहीं है। यानी कि कोई इमरजेंसी पड़ गया, जैसे ऑफिस में होता है ना, मान लिया जाए घर में कुछ रुपया की ज़रूरत है, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं एम्प्लॉयर को जाकर बोला कि सर देखिए ना ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, कुछ पैसा चाहिए, तो वो मेरा प्रॉब्लम समझा, बोला ठीक है ले जाओ, कितना दे दें, 20,000, ले जाओ कोई दिक्कत नहीं। कितना दिन में रिटर्न करोगे, सर कर देंगे 10 दिन में रिटर्न, अच्छा ठीक है रिटर्न कर देना। तो 20,000 लिया, 10 दिन के बाद रिटर्न कर दिया, तो इस सैलरी का पार्ट नहीं है, ये शॉर्ट टर्म लोन हुआ, ये शॉर्ट टर्म लोन हुआ और यह टैक्सेबल नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की ओर, सेक्शन 16 डिडक्शन मिलेगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 में। ध्यान रखना है, स्टैंडर्ड डिडक्शन पूछा जाएगा कौन सी सेक्शन, जवाब क्या दोगे, सेक्शन 16। सेक्शन 16 स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना मिलेगा, लिमिट 50,000 और अमाउंट ऑफ सैलरी, जितना सैलरी है और 50,000 दोनों में से जो कम होगा
उसका डिडक्शन मिल जाएगा। यानी कि मैं ITR फाइल कर रहा हूँ, मेरा सैलरी 40,000 हुआ पूरा कैलकुलेट करके, ठीक है। अब यहाँ स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना मिलेगा, 50,000 या 40,000। अब देखना कितना मिलेगा, ये 50,000 लिमिट, अमाउंट ऑफ सैलरी कितना है 40,000, दोनों में से जो कम है, कम कौन है 40,000, 40,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। अगर मेरा सैलरी 60,000 है तब इस केस में 50,000 मिल जाएगा। मेरा सैलरी 5 करोड़ है, इस केस में स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 मिलेगा। सिंपल, कोई दुविधा कोई लोचा नहीं। अब चलो 16 का सेकेंड, अंडर सेक्शन 16 सब सेक्शन सेकेंड, इंटरटेनमेंट अलाउंसेस। इंटरटेनमेंट अलाउंसेस गवर्नमेंट एम्प्लॉई को दिया जाता है और इसमें देखते हैं कितना एग्जम्पशन होगा। अगर इंटरटेनमेंट अलाउंसेस की बात किया जाए तो इसमें पहले इंटरटेनमेंट अलाउंसेस रिसीव होगा, एक्चुअल अमाउंट रिसीव, सेकंड में मैक्सिमम 5,000 एंड थर्ड 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी, इट मीन्स 20% ऑफ बेसिक सैलरी। तो क्या दिखा, इंटरटेनमेंट अलाउंसेस गवर्नमेंट एम्प्लॉई को मिलेगा जितना इंटरटेनमेंट अलाउंसेस मिला, एक्चुअल रिसीव एंड मैक्सिमम 5,000 रुपीज़ एंड 20%, इट मीन्स 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी। इन सभी में से जो कम रहेगा वो मिल जाएगा क्या, वो मिल जाएगा इंटरटेनमेंट अलाउंसेस। ओके, नाउ 16 का सब सेक्शन थर्ड आ गया, प्रोफेशनल। फर्स्ट में आप क्या देखे थे, स्पेशल अलाउंसेस, सेकेंड में इंटरटेनमेंट अलाउंसेस, थर्ड में प्रोफेशनल टैक्सेस। प्रोफेशनल टैक्स मैक्सिमम 2,500 रुपया पर एनम मिलेगा, 2,500 रुपया पर एनम, एनम पर ईयर 2,500 रुपया। ओके, आगे बढ़ें, आगे बढ़ा जाए, बोलो बोलो, कुछ तो बोलो यार, आप बोलोगे कैसे, आप तो रिकॉर्डिंग वीडियो देख रहे हो। चलो मैं बताता हूँ, आगे बढ़ते हैं और जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं। सेक्शन 17 की ओर चल देते हैं। सेक्शन 17 किसका है, सेक्शन 17 परक्यूजिट आ गया, सैलरी में परक्यूजिट। सेक्शन 17(1) सैलरी बोलता है इंक्लूसिव डिफिनेशन इंक्लूड मनी एंड नॉन मनी आइटम। इट मीन्स सैलरी हेड में इंक्लूसिव डिफिनेशन है, यानी कि मोनेटरी आइटम हो या नॉन मोनेटरी आइटम हो, दोनों सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा, दोनों सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा। सेक्शन 17 क्लॉज 12 परक्यूजिट, परक्यूजिट कितना मिलेगा आगे देखते हैं, कैश और काइंड दोनों में मिल सकता है। एंड सेक्शन 17 क्लॉज 3 प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, यानी कि प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी के बारे में देखते हैं। परक्यूजिट ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन, रेंट फ्री एकोमोडेशन के केस में परक्यूजिट कितना मिलेगा। देखो अगर रेंट फ्री एकोमोडेशन की बात किया जाए ना आप परक्यूजिट, तो इस बार चेंज हुआ है, प्रीवियस में जो लिमिट था उस लिमिट को चेंज किया गया है और इस बार चेंज है, इससे क्वेश्चन पूछने की संभावना प्रबल हो जाती है, तो लिमिट याद करो। देखो गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहेगा, इस केस में इसका लाइसेंस फी का कैलकुलेशन देखेंगे, उतना एग्जेम्प्ट करेंगे। अदर देन यानी नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, इस केस में ऑनर एकोमोडेशन एंड लीज एग्रीमेंट, यानी कि ऑनर का खुद प्रॉपर्टी है, ऑनर का खुद प्रॉपर्टी है या वो लीज पर ले लिया है। तो दोनों केस में देखते हैं, अगर खुद का प्रॉपर्टी है, क्या खुद का प्रॉपर्टी है और वो जिस टाउन में है उसका पॉपुलेशन 40 लाख से ज़्यादा है, तो सैलरी का 10% अलाउंसेस मिलेगा। उसका पॉपुलेशन, उस शहर का पॉपुलेशन 15 लाख से 40 लाख के बीच में है, 7.5% सैलरी का टैक्सेबल होगा। अगर पॉपुलेशन उस शहर का 15 लाख से कम है तो 5% टैक्सेबल होगा, ये चीज़ ध्यान में रखना है। इट मीन्स ऑन एकोमोडेशन में क्या करना है, पॉपुलेशन देखना है। अगर उस सिटी का पॉपुलेशन 15 लाख से कम है, 5%, 15 लाख से 40 लाख के बीच में 7.5% सैलरी का, एंड 40 लाख से एबव है तो 15% सैलरी का इतना ही एग्जेम्पशन मिलेगा। नाउ लेट्स आगे बढ़ते हैं। लीव एकोमोडेशन,
लीज एकोमोडेशन में जो भी कम होगा उतना अलाउंसेस मिल जाएगा। एक्चुअल रेंट पेड एंड 10% ऑफ सैलरी माइनस रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर। सेकेंड लिमिट क्या है, 10% ऑफ सैलरी माइनस करेंगे रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर। तो ये दोनों लिमिट ध्यान में रखना है। थर्ड पॉइंट आ गया फर्निश एकोमोडेशन। फर्निश एकोमोडेशन में ज़्यादा सोचना नहीं है, जो फर्नीचर रहेगा ना उसका 10% ऐड कर दो, फर्निश एकोमोडेशन का परक्यूजिट निकल जाएगा। अब लास्ट आ गया होटल एकोमोडेशन। होटल एकोमोडेशन के केस में देखेंगे 20% सैलरी और एक्चुअल होटल एक्सपेंडिचर, इन दोनों में से जो कम रहेगा उतना एग्जेम्पशन मिल जाएगा। नाउ आगे देखते हैं। आगे देखो छोटा छोटा कुछ टॉपिक और बचा हुआ है जो जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। इसमें से अगर बात किया जाए तो जितने भी अलाउंसेस रहते हैं उनको 3 कैटेगरी में बांट दिया गया है। एक फुल्ली टैक्सेबल, दूसरा फुल्ली एग्जेम्प्टेड एंड तीसरा पार्टली पेड अलाउंसेस। फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस में बेसिक सैलरी आ गया, डियरनेस अलाउंसेस आ गया एंड ग्रेचुइटी, लीव इनकैशमेंट, ये सभी रिसीव करेगा डूरिंग द पीरियड ऑफ सर्विस। देखो ध्यान में रखना है बात को, डूरिंग द पीरियड ऑफ सर्विस अगर ग्रेचुइटी आप रिसीव कर रहे हो या लीव इनकैशमेंट या लीव सैलरी, तो आप चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या फिर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, सभी के केस में टैक्सेबल होगा। और इसका मेन कीवर्ड क्या है, डूरिंग द एम्प्लॉयमेंट, डूरिंग द सर्विस, यानी कि आपका सर्विस ख़त्म नहीं हुआ और आप ग्रेचुइटी रिसीव कर रहे हो, लीव इनकैशमेंट रिसीव कर रहे हो, तो ये सभी फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा भाई साहब, ध्यान रखना। अनकमिटेड पेंशन फुल्ली टैक्सेबल होगा, फी किसी भी प्रकार का फुल्ली टैक्सेबल, कमीशन फुल्ली टैक्सेबल, परक्यूजिट फुल्ली टैक्सेबल, एंड जो एग्जाम था उसको आप देख लिए। एंड लास्ट एक प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी ये भी फुल्ली टैक्सेबल होता है। प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी फुल्ली टैक्सेबल, चाहे सैलरी में इंक्लूड होता है वेजेज भी। देखो सैलरी को हो या वेजेज, सैलरी किसको मिलता है, प्रोफेशनल लोग को, वेजेज किसको मिलता है, लेबर लोग को, तो सैलरी में इंक्लूड हो जाता है वेजेज भी। इंटरटेनमेंट अलाउंसेस नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई के केस में फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉई के केस में इंटरटेनमेंट अलाउंसेस का देखते हैं आगे क्या ट्रीटमेंट था। एंड ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, मैंने बताया था ना ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस के केस में कि जो बेचारे अंधे हैं, जो लंगड़े हैं, जो गूंगे हैं, जिनका हाथ नहीं काम करता है, उनको 3200 मिलेगा। बाकी सभी एम्प्लॉई के केस में टैक्सेबल होगा, वही लिखा हुआ है ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस अदर देन ब्लाइंड, डीफ, डम, हैंडीकैप, इन सभी को छोड़कर जो भी एम्प्लॉई को मिलेगा इंटरटेनमेंट अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल होगा, ध्यान में रखना है। पहले देखो 1600 मिलता था, 1600 रुपया पहले अलाउ होता था जनरल एम्प्लॉई को, बट अब नहीं, अब ख़त्म कर दिया, जीरो, नील बटा सन्नाटा, कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। अब देखते हैं फुल्ली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस किसको किसको मिलता है। तो आपको बस एक ही ध्यान में रखना है, फुल्ली एग्जेम्प्टेड में लाला साहब को मिलेगा। लाला साहब कौन कौन है, एक तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई लाला साहब होगा, दूसरा लाला साहब इससे भी बड़ा लाला साहब जो जज लोग हैं बैठे हुए हैं, MP MLA, जज, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इन सभी का जो भी चीज़ है अलाउंसेस वगैरह सब फ्री है, एग्जेम्प्टेड है। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई अगर रिसीव करेगा ग्रेचुइटी, कमिटेड पेंशन, लीव सैलरी, लीव इनकैशमेंट, इंटरटेनमेंट अलाउंसेस, तो ये सभी के सभी एग्जेम्प्ट हो जाएगा फुल्ली, ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई के केस में। और यहाँ फुल्ली टैक्सेबल में क्या देखा था, ग्रेचुइटी क्यों टैक्सेबल हो रहा था, क्योंकि डूरिंग द सर्विस से रिसीव कर रहा था, ठीक है। तो ये चीज़ छोटा छोटा पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, प्रैक्टिस में इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। अब सेकंड लाला साहब को देख लेते हैं। सेकंड लाला साहब कौन है, हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो आउटसाइड इंडिया है, फॉरेन सर्विस में जो है ना, इन सभी को कोई भी अलाउंसेस मिलता है फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा। बस देखना लाला साहब ये सभी मिला, बस करना क्या है, फुल्ली एग्जेम्प्ट कर दो, और कुछ नहीं करना है इसमें। चलो पार्टली पेड अलाउंसेस के बारे में देख लेते हैं। देखो ये स्पेशल अलाउंसेस था ना पार्टली पेड, जो कि डिस्कशन किया था ऑलरेडी। स्पेशल अलाउंसेस, ट्रेवलिंग, डेली, कन्वेंस, हेल्पर, एकेडमी, यूनिफॉर्म अलाउंसेस, ये सभी पहले ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हूँ। 1 मिनट में मैं पूरा रिवाइज करवा देता हूँ जितने भी फंड है। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, अगर एम्प्लॉई के द्वारा कंट्रीब्यूशन दिया जाएगा, ATC का डिडक्शन मिल जाएगा। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा सैलरी का 12% तक,
एग्जम्पशन करेंगे उससे ज़्यादा टैक्सेबल करेंगे। एम्प्लॉयर का इंटरेस्ट 9.5% तक टैक्सेबल नहीं होगा, अदरवाइज टैक्सेबल हो जाएगा। विड्रॉवल केस में देखेंगे, ध्यान देंगे कि 5 साल तक का कंटिन्यू सर्विस पूरा किया है, अदरवाइज टैक्सेबल हो जाएगा। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के केस में, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के केस में एम्प्लॉई के द्वारा कंट्रीब्यूशन दिया जाएगा तो एटीसी का डिडक्शन नहीं मिलेगा, बाकी सभी केस में फुल्ली टैक्सेबल कर देना। एंड स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड के केस में अगर एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन करेगा एटीसी का डिडक्शन मिलेगा, बाकी सभी केस में फुल्ली एग्जम्प्ट कर देना। एंड पब्लिक प्रोविडेंट फंड के केस में एम्प्लॉई कंट्रीब्यूट करेगा एटीसी का डिडक्शन मिलेगा एंड एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता है, इंटरेस्ट फुल्ली एग्जम्प्ट होगा। एंड विड्रॉवल देखो मैच्योरिटी 15 साल तक का पूरा करना चाहिए तभी एग्जम्प्ट होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया। चलो नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं, बस अब क्या है खत्म होने वाला है। यहाँ पर देखो टीडीएस फॉर्म को ध्यान में रखना है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये फॉर्म रहा और इस फॉर्म को याद करने का एक जेआरएफ थिंकर का ट्रिक, जेआरएफ थिंकर ट्रिक क्या है, सुन प्रीतम, सुन प्रीतम, वाह क्या बात है, सुन प्रीतम। यहाँ बस कैपिटल लेटर रेड कलर, एस फॉर सैलरी, एन फॉर नॉन सैलरी, P for property, R for rent, I for interest, T for TCS certificate and A for annual tax statement। प्रीतम, प्रीतम, सुन प्रीतम, सुन का सैलरी और नॉन सैलरी हो गया, प्रीतम का प्रॉपर्टी, रेंट, इंटरेस्ट, TCS और एनुअल टैक्स, बस खत्म। अब देखो फॉर्म 16 सैलरी का है, फॉर्म 16A नॉन सैलरी का, फॉर्म 16B प्रॉपर्टी का एंड फॉर्म 16C रेंट का, फॉर्म 17 इंटरेस्ट, फॉर्म 27 TCS सर्टिफिकेट, फॉर्म 26AS एनुअल टैक्स स्टेटमेंट। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसका ड्यू डेट देख लो। फॉर्म 16 सैलरी का ड्यू डेट एनुअली होता है, फॉर्म 16A नॉन सैलरी एक क्वार्टरली, फॉर्म 16B प्रॉपर्टी का TDS सर्टिफिकेट क्वार्टरली, फॉर्म 16C रेंट TDS सर्टिफिकेट क्वार्टरली, फॉर्म 17 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी TDS सर्टिफिकेट एनुअली एंड फॉर्म 27 TCS सर्टिफिकेट क्वार्टरली एंड फॉर्म 26AS एनुअल टैक्स स्टेटमेंट मंथली। तो ध्यान में क्या रखना है, देखो एक 16 का एनुअली है जो सैलरी वाला, दूसरा 17 का इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी एनुअली है, तो 2 एनुअली हो गया, एक तो सैलरी का दूसरा इंटरेस्ट, सैलरी इंटरेस्ट एनुअल, सैलरी इंटरेस्ट एनुअल, सैलरी इंटरेस्ट एनुअल एंड एनुअल टैक्स स्टेटमेंट मंथली होता है। बाकी सभी केस में क्वार्टरली लगा दो, बात खत्म। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो मैं ऑलरेडी रिकैप करवा दिया हूँ, बस क्या है 2 स्लाइड और हैं, बाकी ख़त्म। यहाँ पर देखो परक्यूजिट ऑफ मोटर कार, मोटर कार का परक्यूजिट देखो, होली ऑफिस यूज नो वैल्यू, यानी परक्यूजिट वैल्यू होगा ही नहीं, यानी कि पूरा ऑफिस के लिए मोटर कार का यूज कर रहे हैं तो परक्यूजिट नहीं होगा, इट मीन्स टैक्सेबल नहीं होगा, पूरा एग्जम्प्ट हो जाएगा। अगर पार्टली ऑफिस यूज के लिए किया जा रहा है या पार्टली पर्सनल यूज, ठीक है, पार्टली ऑफिस पार्टली पर्सनल, इस केस में देखेंगे ऑनर को और एक्सपेंस कौन वियर कर रहा है। अगर ऑनर एम्प्लॉयर है एंड एक्सपेंस भी एम्प्लॉयर दे रहा है, आप गाड़ी का सीसी देखेंगे, देखो सीसी यहाँ पर लिखा रहेगा 1.6 सीसी या फिर इसको 1600 सीसी, बस कुछ भी बोले एक ही बात हुआ। तो अगर एम्प्लॉयर का गाड़ी भी है, एम्प्लॉयर खर्च भी कर रहा है और गाड़ी का कैपेसिटी 1600 सीसी के आसपास है, अप टू 1600 सीसी, तो 1800 पर मंथ एक परक्यूजिट बनेगा। अगर सीसी 1600 से ज़्यादा है, इस केस में 2400 पर मंथ परक्यूजिट बनेगा। अगर एम्प्लॉयर का गाड़ी है लेकिन एक्सपेंस एम्प्लॉय कर रहा है, इस केस में गाड़ी का कैपेसिटी यही चलेगा 1600 सीसी या उससे ऊपर। 1600 सीसी है तो 600 पर मंथ परक्यूजिट बनेगा, अदरवाइज 1600 सीसी से ज़्यादा रहेगा 900 पर मंथ परक्यूजिट बनेगा। थर्ड देखते हैं कि ऑनर एम्प्लॉई है, गाड़ी का ऑनर एंड खर्च एम्प्लॉयर कर रहा है, इस केस में 1600 सीसी तक है 1800 लगेगा, 1600 सीसी से ज़्यादा है 2400। तो देखो 1 और 3 दोनों तो एक ही कैलकुलेशन हो रहा है। एम्प्लॉयर का गाड़ी, एम्प्लॉयर का खर्चा 1800 2400,
एम्प्लॉई का गाड़ी, एम्प्लॉयर का खर्चा 1800-2400। अगर आपको ड्राइवर प्रोवाइड किया जा रहा है एम्प्लॉयर के द्वारा तो 900 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा। कितना? 900 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा अगर ड्राइवर प्रोवाइड किया जा रहा है इस केस में। एंड इस केस में देखो, थर्ड वाला केस में एम्प्लॉई का गाड़ी था तो एम्प्लॉई का जितना भी एम्प्लॉयर एक्सपेंस करेगा उसको लेस कर देंगे, बस खत्म। तो बस इसमें लिमिट याद रखना है 1600 से कितना लिमिट है, 1600 से ज़्यादा कितना लिमिट है, इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। और ये लास्ट स्लाइड है, मूवेबल एसेट का परक्यूजिट निकालना है। देखना, यूज और ट्रांसफ़र करते हैं। एक तो मूवेबल एसेट का यूज किया जाता है, दूसरा ट्रांसफ़र किया जाता है। अगर यूज करते हैं लैपटॉप और कंप्यूटर को तो इस केस में परक्यूजिट वैल्यू नील आएगा, कोई दिक्कत नहीं, टैक्सेबल नहीं होगा। यूज करने के लिए और यानी ओनर जो होता है ना एम्प्लॉयर, यूज करने के लिए लैपटॉप कंप्यूटर या एम्प्लॉई को इस केस में कोई परक्यूजिट नहीं होगा। अदर देन लैपटॉप और कंप्यूटर रहेगा तो उस केस में जितने भी ये मूवेबल एसेट बच गया तो कॉस्ट का 10% लेंगे या फिर एक्चुअल रेंट पे जितना हो रहा है उन दोनों में से जो कम रहेगा वो परक्यूजिट वैल्यू बन जाएगा। अगर ट्रांसफ़र करते हैं मूवेबल एसेट को तो इस केस में कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक आइटम रहेगा तो 50% WDV लगाएंगे, डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। अगर मोटर कार रहेगा तो 20% WDV डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। अगर अदर एसेट यानी कि कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, मोटर को छोड़कर जितने भी मूवेबल एसेट बच गया उस केस में 10% डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, अलाउ करेंगे और SLM मेथड से। तो बस इसको ध्यान में रखना है, अदर एसेट SLM 10%, अदर एसेट SLM 10%, बाकी सब खत्म हो गया। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है लास्ट पॉइंट देखो, ऊपर में मैं कैलकुलेशन का भी दे दिया हूँ कि यहाँ परचेज प्राइस देखेंगे एंड लेस डिप्रिसिएशन करेंगे, वैल्यू ऑफ परक्यूजिट निकल जाएगा, यही परक्यूजिट टैक्सेबल अमाउंट होगा। नोट, अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर लेस फ्रॉम द वैल्यू, एम्प्लॉयर के द्वारा जितना अमाउंट पे किया जाएगा परक्यूजिट वैल्यू में लेस कर देंगे, बस खत्म, बाय बाय टाटा। अब क्या, अब क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। देखो इसका मैं अलग से स्लाइड बनाया हूँ तो पूरा क्वेश्चन को अलग प्रेजेंटेशन से मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो पूरा सैलरी को इस टाइप से रिवाइज करना है, इसको बार बार 2-3 बार देखना और इस PDF को अगर डाउनलोड करना है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से क्लिक करो और डाउनलोड कर सकते हो। तो चलो क्वेश्चन को अब स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका प्रिपरेशन अच्छी तरीके से चल रहा होगा। JRF थिंकर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है डे 8 क्यूज में। तो डे 8 का क्यूज में क्या खास होने वाला है, तो डे 8 का क्यूज मैं लेकर आया हूँ यूनिट 10 से रिलेटेड। आज का क्यूज होने वाला है हेड ऑफ सैलरी, और जैसा कि आपको पता है सैलरी हेड से 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। मैं पास्ट 12 ईयर का क्वेश्चन पेपर का एनालाइज किया हूँ, देन हर एक पेपर में मैंने देखा कि 2 से 3 क्वेश्चन हेड ऑफ सैलरी से पूछे जाते हैं। एंड मैंने ये ऑब्जर्व किया कि इस हेड से क्या पूछे जाते हैं, तो देखा कि इस हेड से जो पूछे जाते हैं मोस्ट ऑफ प्रोबेबली एक तो सेक्शन से क्वेश्चन रेज होगा, दूसरा इसका लिमिट से, यानी कि जो अलाउंसेस है उसका लिमिट कितना है। बाकी आपको जिसे CA में एग्ज़ाम में पूछा जाता है ना कि कैलकुलेशन का, उतना टिपिकल कैलकुलेशन में नहीं जाता है क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए या तो सेक्शन उठाएगा या फिर अलाउंसेस का लिमिट से आपसे पूछ लिया जाएगा। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो क्वेश्चन आंसर को एनालाइज करते हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक देखना, अच्छी लगे तो लाइक करना, नहीं लगे तो डिसलाइक करना, और चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना एंड वीडियो को शेयर करना है। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन ये आपके स्क्रीन पर रहा, PYQ जून 2020 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। मैं आपको 20 से 30 सेकंड का टाइम दूंगा एंड उस 30 सेकंड में 20 सेकंड में आप अपनी कॉपी में आंसर लिखेंगे एंड लास्ट में बताएंगे कि आपका स्कोर कितना रहा। कमेंट बॉक्स में लिखेंगे अपना स्कोर। देखो जून 2020 में जो क्वेश्चन आया, एक इसमें 2 स्टेटमेंट दिया गया था, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। दोनों स्टेटमेंट में से बोला गया था कि करेक्ट आंसर को सिलेक्ट करना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है।
अब देखो मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ एंड आपको टाइम दूंगा। ग्रेचुटी रिसीव बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर सेक्शन 10(10) ऑफ इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 1961। एंड स्टेटमेंट 2 में बोल रहा है ग्रेचुटी रिसीव बाय लोकल अथॉरिटी एम्प्लॉय इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। तो इन दोनों स्टेटमेंट में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? क्या दोनों करेक्ट है या फिर एक करेक्ट है? तो आप बताओ, 20 सेकंड आपके पास टाइम है। यहाँ हिंदी में भी क्वेश्चन मैं दे दिया हूँ, हिंदी में भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। आई होप आपने कुछ सोच रहे होंगे, कुछ सोचा होगा इसका आंसर। चलो मैं बताता हूँ। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या ध्यान रखना है? इस वाले क्वेश्चन में देखो, एक ग्रेचुटी है ना, ग्रेचुटी का सेक्शन ध्यान में रखना है, सेक्शन 10(10). बस एक क्लाउज ध्यान में नहीं रखोगे तो भी काम चल जाएगा। सेक्शन 10(10) एक ग्रेचुटी का सेक्शन है। एंड सेक्शन सैलरी में याद करने का मैं एक ट्रिक बनाया हूँ, उसका वीडियो अपलोड है, उस वीडियो को जाकर देखना। सभी सैलरी में जितने भी सेक्शन हैं लिमिट वाइज, सभी सेक्शन शुरू से अंत तक मैं आपको याद दिला दूंगा, आपको क्राइमिंग करवा दूंगा, आप भूलोगे ही नहीं। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो, ग्रेचुटी रिसीव करता है या कोई भी अलाउंसेस अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिसीव करे या फिर लोकल अथॉरिटी रिसीव करें, और गवर्नमेंट एम्प्लॉय आइदर स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, सभी के सभी केस में कोई भी अलाउंसेस होगा, कोई भी परक्यूजिट होगा, वो सभी एग्जम्प्ट हो जाएगा फुल्ली। ओके, यहाँ पर देखो, ये जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है रिसीव कर रहा है ग्रेचुटी, क्या एग्जम्प्ट होगा? यस, एग्जम्प्ट हो जाएगा। लोकल अथॉरिटी एम्प्लॉय रिसीव कर रहा है, एग्जम्पशन मिलेगा? जी हाँ, फुल्ली एग्जम्पशन मिल जाएगा। इट मीन्स बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो, सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस आपको ध्यान में रखना है कि एक क्वेश्चन का लेवल तो ज़्यादा हार्ड नहीं रहता है, बट अगर आपको क्लियरिटी है तो बना दोगे इजली। चलो सेकेंड क्वेश्चन ये आपके स्क्रीन पर आ गया। इस क्वेश्चन का आंसर लिखो अपने कॉपी पेन पे। इस क्वेश्चन का आंसर अपने कॉपी पर लिखो। दिसंबर 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अलाउेबल डिडक्शन एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरटेनमेंट अलाउंसेस पेड टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर इंटरटेनमेंट अलाउंसेस पेड करता है तो इस केस में डिडक्शन क्या अलाउ होगा, और होगा तो कितना अलाउ होगा? सोचो, मैं ऑप्शन पढ़ देता हूँ। ऑप्शन ए में बोल रहा है लोअर ऑफ 1/4 ऑफ बेसिक सैलरी और 5,000 और इंटरटेनमेंट अलाउंसेस रिसीव। इन सभी में से जो कम रहेगा। ऑप्शन बी बोल रहा है लोअर ऑफ 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी और 5,000 और इंटरटेनमेंट अलाउंसेस। इन तीनों लिमिट में से जो भी कम रहे उतना अलाउंसेस मिलेगा। ऑप्शन सी लोअर ऑफ 1/5 ऑफ सैलरी और 5,000 और इंटरटेनमेंट अलाउंसेस रिसीव। एंड ऑप्शन डी लोअर ऑफ 1/4 ऑफ सैलरी और 5,000 और इंटरटेनमेंट अलाउंसेस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? 10 सेकंड आपके पास टाइम है, सोचो। और देखो, जितना भी ऑप्शन रहेगा ना, उन सभी ऑप्शन को एकदम होश हवास में पढ़ना। एक होता है ना, बेहोशी में नहीं पढ़ना कि झटपट पढ़ा। अरे यार, जब झटपट पढ़ोगे तो आपका आंसर गलत होने की चांस हो जाएगा। जैसे इस ऑप्शन को देखो ना, कितना मैच हो रहा है, मतलब कि एक दूसरे से मैच लग रहा है, लग ही नहीं रहा है कि डिफरेंस है कहीं कहीं पे, लेकिन डिफरेंस है। अगर अच्छे से पढ़ोगे, हर वर्ड को पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। आई होप आपने कुछ सोचा होगा। देखो, यहाँ पर क्या है, 1/4, ठीक है, एंड बेसिक सैलरी का, तो ये नहीं होगा, 1/4 नहीं होगा। ऑप्शन बी को देखो, 1/5, ठीक है, एंड बेसिक सैलरी का। ऑप्शन सी देखो, 1/5 एंड सिर्फ सैलरी है। सी और बी ऑप्शन में क्या डिफरेंस है? अगर जल्दीबाजी में पढ़ोगे तो लगेगा अरे सी भी तो सही है, दोनों तो एक ही है, मार देते हैं सी ऑप्शन। जब सी ऑप्शन मारोगे गलत हो जाएगा। यहाँ पर जो है ना, सैलरी का डिफिनेशन दिया हुआ है इंटरटेनमेंट अलाउंसेस में, बेसिक प्लस डीए। सैलरी मीन्स क्या? बेसिक सैलरी प्लस डीए।
एंड सैलरी ये कौन ले रहा है? बेसिक, सिर्फ सैलरी नहीं, बेसिक सैलरी। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। एंड ऑप्शन डी 1/4 आ गया नहीं। तो इंटरटेनमेंट अलाउंसेस जो रिसीव हो रहा है, एक्चुअल इंटरटेनमेंट अलाउंसेस रिसीव फर्स्ट, सेकेंड में 5,000 रुपीज़ एंड थर्ड में बोल रहा है कि 1/5, इट मीन्स 20% ऑफ बेसिक सैलरी। ठीक है, 1/5 कितना होगा? 20%। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन का आंसर। नाउ थर्ड क्वेश्चन पर चलें। एंड ये आपके स्क्रीन पर आ गया थर्ड क्वेश्चन। देखो थोड़ा मेरा गला ख़राब है, खांसी जुकाम हो गया है, तो इसको एडजस्ट कर लेना, बाकी सब कुछ सही है। यहाँ अगर क्वेश्चन थर्ड की बात करें, ये भी जून 2023 में पूछा गया, मैं पढ़ देता हूँ। X was appointed 1st July 2022 as a lecturer in the university. He was continued on 30th April 2023. What would the duration of the previous year for the assessment year 2023-24 for computing of income under the head of salary? तो 20 सेकंड आपके पास टाइम है। हिंदी में भी मैं पढ़ देता हूँ इसको। देखो क्या बोला, 1 जुलाई 2020 को विश्वविद्यालय लेक्चरर के रूप में नियुक्त किया गया था और उसे 30 अप्रैल 2023 तक जारी रखा गया। 2023-24 के आकलन वर्ष के लिए वेतन के तहत आय की गणना के पिछले वर्ष की अवधि क्या होगी, क्या होनी चाहिए? ऑप्शन देखो, ए में 1 जुलाई 2022 टू 30 अप्रैल 2023, ऑप्शन बी 1 अप्रैल 2022 टू 30 मार्च 2023, एंड थर्ड ऑप्शन 1 अप्रैल 22 टू 30 अप्रैल 2023, एंड ऑप्शन डी 1 जुलाई 2022 टू 31 मार्च 2023। अब सोचो इसका करेक्ट आंसर कौन होगा। आपके पास 20 सेकंड का टाइम है। 20 सेकंड में एनालाइज करो, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो और रिकॉल करने की कोशिश करो कि आपने पढ़ा था असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है कि असेसमेंट ईयर का जो प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर का टाइम क्या होगा, याद करो। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सैलरी में जाओ, वहाँ पर याद करो, वहाँ पर याद करो। आई होप आपने याद किया होगा। देखो, प्रीवियस ईयर इक्वल टू और लेस दैन 12 मंथ हो सकता है। क्या? इक्वल टू और लेस दैन 12 मंथ हो सकता है। एक कौन सा ईयर? प्रीवियस ईयर। लेकिन अगर फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर ऑलवेज, हमेशा के लिए 12 मंथ का होगा। ओके जी सर, सब कुछ ठीक चल रहा है? बिल्कुल। तो प्रीवियस ईयर इक्वल टू और लेस दैन 12 मंथ कैसे होगा? जब कोई कंपनी क्रिएट किया जाता है, मतलब ईयर के बीच में, या फिर कोई एम्प्लॉय ज्वाइन करता है ईयर के बीच में, उस केस में जिस दिन ज्वाइन करेगा, जिस दिन कंपनी क्रिएट होगा, उस दिन से लेकर 31 मार्च 2020 जो भी रहेगा उस ईयर तक वो उसका प्रीवियस ईयर माना जाएगा। तो ये स्टार्ट कब होगा? स्टार्ट किसी भी डेट का होगा, लेकिन एंड कब होगा? 31 मार्च को। ओके, एंड ईयर जो भी रहे। यहाँ पर देखो, ज्वाइन किया 1 जुलाई 2022। ज्वाइन कब कर रहा है? 1 जुलाई 2022। इसलिए इसका जो स्टार्टिंग डेट होगा 1 जुलाई 2022। यहाँ भी है, यहाँ नहीं, काटो, यहाँ भी है। तो ऑप्शन बी और सी तो ऐसे ही ख़त्म हो गया। एंड ईयर एंड कब करेगा? 31 मार्च 2000 नेक्स्ट ईयर 23। यहाँ पर देखो, ये 30 अप्रैल नहीं होगा, 31 मार्च 2023। तो ए प्रीवियस ईयर हो जाएगा। ओके, सब कुछ क्लियर, फाइन, आपको समझ में आया? आई होप आया ही होगा। ठीक है, इसी तरह कंपनी का क्वेश्चन पूछ लिया जाता। तो कंपनी जिस दिन इनकॉर्पोरेट हुआ, ध्यान में रखना वर्ड, जिस दिन इनकॉर्पोरेट हुआ उस दिन से लेकर 31 मार्च लेंगे प्रीवियस ईयर। एंड फाइनेंशियल ईयर तो ऑलवेज 12 मंथ का होता है, जो कि फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट कहाँ से कहाँ तक होता है? फाइनेंशियल ईयर जो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। ठीक है, आई होप इतना सफिशिएंट है इस क्वेश्चन के लिए और भी नॉलेज के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको लेकर चलता हूँ, और ये आपके स्क्रीन पर आ गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको पढ़ो।
इसको पढ़ो, जून 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। मिस्टर एक्स इज इंटाइटल टू ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस रुपीज 1800 पर मंथ। कितना ट्रांसपोर्ट मिल रहा है? 1800 पर मंथ ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस मिल रहा है एक्स को। फॉर कंप्यूटिंग फ्रॉम द रेसिडेंस ऑफ ऑफिस एंड बैक टू द स्पेंड 1400 पर मंथ, यानी कि ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, उसके लिए 1800 अलाउंसेस मिल रहा है। एंड वह स्पेंड, खर्च कितना कर रहा है? 1400 खर्च कर रहा है। इस केस में एग्जामिशन कितना मिलेगा? कितना मिलेगा? कितना मिलेगा? बताओ भाई, 20 सेकंड आपके पास टाइम है। कितना मिल सकता है? जरा सोचो, दिमाग पर छोड़ दो, खोपड़ी को खोलो एंड एनालाइज करो। अगर ध्यान में नहीं आ रहा है तो आंख बंद करके बैठ जा और सोचो, रिकॉल करो कि सैलरी हेड में अलाउंसेस हमने पढ़े थे, अलाउंसेस में क्या पढ़े थे, याद करो। देखो, आपने पढ़े होंगे तो जो एग्जामिशन मिलेगा ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस वो 1600 रुपया पर मंथ, 1600 और 3200 रुपया। 3200 रुपया हैंडीकैप, ब्लाइंड, डम, डेफ यानी गूंगा, बहरा, लंगड़ा, लूला, इन सभी को 3200 रुपया मिलता है। बाकी नॉर्मल को 1600 रुपया। एक और मजे की बात बताऊं, ये पुराना क्वेश्चन था। अगर न्यू में पूछा जाए ना कि कितना मिलेगा तो इसका आंसर डी करना, सी नहीं। ओके, लेकिन अगर ब्लाइंड, डीप, डंप इन सभी के केस में पूछा जाएगा तो 3200 रुपया मारना, ठीक है? 3200 यानी लांगड़, लूल और आँख से जो अंधे हैं उन सभी को छोड़कर बाकी सभी केस में नील होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 1600 होगा। एंड आगे से ध्यान में रखना कि अब जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, तो अगर नॉर्मल एम्प्लॉय है तो नील, अदरवाइज 3200 रुपया जाएगा डम, डिप इन सभी के केस में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले तो लो, आपके स्क्रीन पर आ गया है नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये देखो, फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। सोचो, एनालाइज करो, इस क्वेश्चन में क्या आपका आंसर सटीक बैठ पाएगा। मैं इसका कुछ निमोनिक कोड भी बताऊंगा। यहाँ पर देखो क्या क्या है, मैच करना है। यहाँ टीडीएस फॉर्म दे रखा है, सैलरी का फॉर्म 16, नन सैलरी का बताया हुआ है फॉर्म 16A, रेंट का 16B और सेल ऑफ प्रॉपर्टी का 16C। इसमें से कौन सा फॉर्म सटीक है? ऑप्शन ए क्या सटीक है? सैलरी का फॉर्म 16 होता है। ऑप्शन बी नन सैलरी का 16A। तो जी हाँ, मैं इसका करेक्ट आंसर ही बता दूं कि जो सैलरी का टीडीएस सर्टिफिकेट होता है ना, इसका फॉर्म होता है 16, सैलरी 16, नन सैलरी 16A। ए भी करेक्ट है, तो ऑप्शन ए और बी करेक्ट है। देखो, रेंट का होता है 16C, बी नहीं, कितना? सी, 16C। ओके, ए रेंट का हो गया। एंड सेल ऑफ प्रॉपर्टी का होता है 16B, सेल ऑफ प्रॉपर्टी का 16B। तो ये ध्यान में रखना है, सेल ऑफ प्रॉपर्टी 16B। तो इसका करेक्ट आंसर 1 और 2, ए और बी सिर्फ सही होगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, बाकी ऑप्शन गलत है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो लो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है, क्वेश्चन 6। इस क्वेश्चन में क्या खास है? सेम तो लग रहा है प्रीवियस जैसा क्वेश्चन नहीं। ये देखो, जून 2020 में पूछा गया और इस क्वेश्चन में खास ये है कि अब फॉर्म नंबर दे दिया और कब फाइल होता है वो डेट बता रहा है। क्या ये फॉर्म नंबर इसी डेट को फाइल होता है? सही है या गलत है? आप सिलेक्ट करो, 20 सेकंड का टाइम है। सोचो, एक बार दिमाग पर छोड़ दो। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था? प्रीवियस क्वेश्चन में फॉर्म था एंड उसका हेडिंग था, उस फॉर्म में कौन सी ट्रीटमेंट किया जाता है वो टॉपिक था। आई होप आपने कुछ सोचा होगा। तो मैं बता दूं, फॉर्म 16 एनुअली होता है, बिल्कुल जी सही है। फॉर्म 16A क्वार्टरली होता है, ए भी सही है। फॉर्म 16B हाफ ईयरली नहीं,
ए भी क्वार्टरली होता है। एंड 16C मंथली नहीं, ए भी क्वार्टरली होता है। देन ऑप्शन ए और बी करेक्ट है, ऑप्शन सी और डी इनकरेक्ट है, दोनों क्वार्टरली होगा। देन ए और बी देखो कहाँ है, ए और बी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। और ए रहा आपके स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन 7। मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। देखो इस बार आ गया ना सेक्शन सैलरी हेड का। मैंने क्या बोला कि आप लिमिट याद रखो एंड सेक्शन याद रखो एंड बाकी फॉर्म वॉर्म वगैरह है वो सभी याद रखो। इतना से सैलरी हेड कंप्लीट हो जाएगा, इतना ही से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड 1 शॉर्ट रिवीजन सैलरी का जल्द ही अपलोड कर रहा हूँ, उसको ज़रूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो देखो मैच करो, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करते हैं। सेक्शन 6(1) जिसे दिमाग में आए भाई 6, तो 6 जो होता है ना भाई, ये 6 होता है रेसिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेशन करने के लिए कि रेसिडेंस है, नॉन रेसिडेंस है, ऑर्डिनरी रेसिडेंस है, क्या है। तो उसके लिए ये रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करते हैं सेक्शन 6 में। सेक्शन 10(a). चलो आगे बढ़ते हैं सेक्शन 10(1) एंड सेक्शन 10(5). सेक्शन 10(1) जो हो गया ना, एग्रीकल्चर इनकम में एग्जम्पशन मिलता है, उसके लिए सेक्शन 10(a) होता है। चलो इस दोनों ऑप्शन से क्या करेक्ट होगा, ऑप्शन देखते हैं। ए का 3rd एंड सी का 1। ए का 3rd इसमें नहीं है, काटो, इसमें ए का 3rd एंड सी का 2 है, ए भी नहीं होगा। ए का 3rd एंड सी का 4, ए भी नहीं होगा। ए का 3rd एंड सी का 1, ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। चलो आगे और बताता हूँ मैं। जो 10(5) है ना, 10(5) लीव ट्रेवल कंसेशन के लिए होता है। दैन डी का सेकंड इसमें देखो, डी का सेकंड है, यस। एंड 10(a) सेक्शन लीव सैलरी के लिए है, तो ए भी करेक्ट है। एक बात और मैं बताऊं, एक क्वेश्चन रॉन्गली ड्राफ्ट किया गया है। क्योंकि आप सेक्शन पढ़ना सैलरी में 10(a), ये जो सेक्शन भाई साहब सेक्शन लीव सैलरी का नहीं है, लीव सैलरी का सेक्शन 10(a) है, ना कि ओनली 10(a). ये ओनली 10(a) की बात किया जाए ना, तो ये आपका सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन का सेक्शन है। तो पता नहीं जो ड्राफ्ट करते हैं क्वेश्चन वो भांग पी के रहते हैं, नशे में या लहरी खा के रहते हैं। ये जो सेक्शन है 10(a) सेज का, आप सर्च कर लेना भाई, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, ये तो सर्च करने की बात है सेज का। एंड इसमें 15 ईयर तक एग्जम्पशन मिलता है। फर्स्ट ईयर 100%, सेकेंड ईयर 15% एंड थर्ड ईयर भी 15%। वो डिपेंड करता है कितना आप डिपॉजिट किए हो, उसके अनुसार थर्ड ईयर 50% मिलेगा या कम मिलेगा। ओके, देन इस क्वेश्चन में मैं आपको आइडेंटिफाई भी करना बता दिया कि क्वेश्चन भी रॉन्गली ड्राफ्ट होते हैं। सेक्शन कोई और है, टॉपिक कोई और लिख दिया, ये तो मिलता जुलता है। अगर यहाँ पर एक ऑप्शन डाल दिया जाता सेज वाला, तब क्या करता, और यूजीसी नेट का आंसर ए रहता, तब तो स्टूडेंट लोग मारा जाता यार। जब हम सही हैं फिर भी उसका आंसर गलत होता, और फिर भी वही अपना मनमौजी के चलाता कि यही आंसर सही है। खैर छोड़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन 8। और ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन 8। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो भर के आ रहा है ना सैलरी हेड से सेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन। 1 शॉर्ट रिवीजन में सैलरी हेड में जितने भी सेक्शन है निमोनिक कोड से मैं सभी याद कर पाया हूँ। बस एक निमोनिक कोड याद रखोगे, पेड़ पर लटक के गोपाल और रवि च्यवनप्राश खा रहा है, बस पूरा सैलरी का सेक्शन इसी में ख़त्म हो जाएगा। इसलिए वीडियो को ज़रूर देखना। चलो इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। जून 2018 का क्वेश्चन है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एग्जम्पशन ऑफ कंपटीशन रिसीव एट द टाइम ऑफ वॉलेंट्री रिटायरमेंट अंडर सेक्शन 10(10)(c). ए सेक्शन सही है, ठीक है। तो कंपनसेशन रिसीव वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम के केस में मैक्सिमम अमाउंट एग्जम्पशन का कितना होगा,
इसका लिमिट सिंपल पूछ रहा है, सिंपल सा लिमिट पूछ रहा है। आपको याद होगा, खटाक से मारोगे ऑप्शन थर्ड को 5 लाख, बस काम तमाम। तो देखो क्या क्या लिमिट याद रखना है, सेक्शन याद रखना है और हेडिंग। सेक्शन 10(10)(c) किसका है? वॉलेंट्री रिटायरमेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। यस सर, देर किस बात की। एंड ये आपके स्क्रीन पर आ गया क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 को देखो, जनवरी 2017 में पूछा गया था। एक्स एम्प्लॉई इन द प्राइवेट कंपनी एट अ सैलरी 70,000 पर मंथ एंड 10,000 पर मंथ है टियरनेस पे। क्या बोल रहा है कि एक एक्स नाम के एम्प्लॉई है प्राइवेट कंपनी का, उसको 70,000 सैलरी मिल रहा है, 10,000 डियरनेस अलाउंसेस मिल रहा है। आगे पढ़ते हैं। ही रिसीव 2,000 पर मंथ है जो हाउस रेंट अलाउंसेस एंड उसको 2,000 पर मंथ हाउस रेंट अलाउंसेस भी मिल रहा है। ही पेड 2,500 पर मंथ है जो हाउस रेंट, 2,000 मिल रहा है और वह हाउस रेंट 2,500 रुपये पेमेंट कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट द एग्जम्पशन पोर्शन ऑफ हाउस रेंट अलाउंसेस। हाउस रेंट अलाउंसेस में एग्जम्पशन कितना मिलेगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये ध्यान में रखना है, आंख बंद करो, सोचो इसका सेक्शन क्या था। सैलरी हेड का सेक्शन क्या था? सैलरी हेड का सेक्शन 10(13)(a), 10(13)(a, ठीक है। एंड एग्जम्पशन कितना मिलता है? एग्जम्पशन कितना मिलता है तो मैं बता दूं, एक्चुअल रिसीव, एक्चुअल जितना एचआरए रिसीव होगा इस केस में 2,000। दूसरा, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, ठीक है। रेंट पेड कितना कर रहा है? 2,500 एंड 10% ऑफ सैलरी। सैलरी में बेसिक और डीए दोनों लेंगे, 10,000। डीएनए से 70,000 हो गया है बेसिक, 10,000 डीए 80,000। देन 80,000 का 10% कितना हो जाएगा? 8,000। और ये क्या सेकेंड वाला निगेटिव में आ रहा है? हो कितना निगेटिव जा रहा है? 6,500। क्या इसको एग्जम्पशन मिलेगा? नहीं मिलेगा, निगेटिव में एग्जम्पशन नहीं मिलता है। और एक लिमिट है ना, 40 और 50% ऑफ सैलरी, ठीक है। इन सभी में से जो कम रहेगा उतना एग्जम्पशन मिलेगा। तो कम कौन है? निगेटिव में जा रहा है भाई, कम तो यही है। तो इसका मतलब क्या, एग्जम्पशन मिलेगा? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। इसका करेक्ट आंसर डी होगा। ओके, आपको समझ में आ रहा है किस हिसाब से पूछा जाता है क्वेश्चन? तो बस लिमिट याद रखना है, सेक्शन याद रखना है, हेडिंग याद रखना है, बस काम खत्म हो गया। तो इसी बीच मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ, क्वेश्चन 10। और एक ग्रेचुटी से रिलेटेड फिर से क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन फर्स्ट वीक ग्रेचुटी एंड लास्ट वीक ग्रेचुटी। ओके, ग्रेचुटी रिसीव बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज। देखो, देख रहे हो, यही चीज़ स्टेटमेंट वाला मैं पूछा था फर्स्ट क्वेश्चन में कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ग्रेचुटी रिसीव होगा, क्या होगा? अब भी हमें बताना पड़ेगा? नहीं, क्यों नहीं बताना पड़ेगा? क्योंकि उस समय बता दिया था फुल्ली टैक्सेबल नहीं भाई, फुल्ली एग्जम्प्ट होगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। टैक्सेबल नहीं कर देना, ध्यान से क्वेश्चन का ऑप्शन पढ़ना, ठीक है। एंड इस क्वेश्चन के हमें लग रहा है कि आपको दे दूँ कमेंट बॉक्स में जवाब देने के लिए, क्या दे पाओगे? मैं छोड़ता हूँ आपके ऊपर, इसको कमेंट बॉक्स में लिखना। इसमें इस क्वेश्चन को मैं पढ़ देता हूँ और इसका उम्मीद करता हूँ कि कमेंट बॉक्स में आपका आंसर करेक्ट आएगा। इसमें से आपको तो देखो हाउस रेंट अलाउंस से सभी थोड़ा देर पहले बताया कौन सा सेक्शन था, एग्रीकल्चर का भी बता दिया, देख रहे हो। अरे भाई रेसिडेंशियल स्टेटस का भी बता दिया था, ग्रेचुटी का भी बता दिया। अब बताना क्या है, सभी तो प्रीवियस क्वेश्चन में बता ही दिया हूँ। अब मैच करो, इसका आंसर बता दो भाई कमेंट में, इतना तो आप कर ही सकते हो। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा इस क्यूज में। तो इस क्यूज में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।